नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आरटीआई की, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। वैसे तो सूचना का अधिकार साल 2005 में आया। सूचना का अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकने का है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी लेने का हक रखता है, लेकिन अब इसके दुरुपयोग की खबरें भी सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में प्रशासन ने सख्ती भी शुरू कर दी है। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया, जिस पर इंदौर कलेक्टर ने एफआईआर करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर का कहना यह है कि इसका जो लोग दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूरा मामला अधिकारियों की ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। सूचना के अधिकार की आड़ में कई लोग अधिकारियों और अन्य लोगों से वसूली के लिए धमकियां देते हैं। पूरा मामला है क्या, वो समझेंगे। हमारे सहयोगी एहतियाब शेख की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आरटीआई के नाम पर धमकाने और ब्लैकमेलिंग करने के मामले में इंदौर शहर में अब प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। इंदौर शहर के डीएम मनीष सिंह ने एक ऐसी ही कार्रवाई करते हुए उस मामले में एक्सटॉर्शन की धाराओं में मामला दर्ज करने की बात कही, जिसमें एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा करीब 60 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में परेशान करने की शिकायतें मिली थी। इस पूरे मामले पर मनीष सिंह का कहना है कि ये पूरा मामला जनता के लिए है और नियम के अनुसार यदि इस तरह की आरटीआई की जानकारियां होती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन इसके आड़े में जो धंधा चलाया जा रहा है उसे अब कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने एहतियाब शेख, जो कि हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी और ये बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से आरटीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों को धमकाने, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब यह आदेश दिया गया है खासतौर पर डीएम द्वारा कि अगर ऐसा कोई शख्स या आम आदमी ऐसा कोई चाल चलता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरटीआई जो आम जनता के लिए हथियार है, आरटीआई जिसकी वजह से आप ये जानकारी समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आखिर आपका पैसा सरकार कहां कहां पर इस्तेमाल कर रही है, आखिर कितना पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। ये आपका अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया और उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे बड़े खुलासे भी हुए आरटीआई द्वारा ही कि अब अंत में जाकर तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। ये जो स्वयं को आरटीआई कार्यकर्ता बतलाता है और वो बहुत सूचना का अधिकार लगा रहा है, ब्लैकमेलिंग भी टाइप की भी रहती है। फिर एक साथ कई सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने, जब वो नाम लिया गया उस व्यक्ति का जो मिश्रा करके था, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बोला कि हाँ सर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लगाते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग कैटेगरी में आता है। ये दुरुपयोग है इन सब चीज़ों का कि आप ये सूचना का अधिकार लगा के हैरेस करो अधिकारियों को, मानसिक तनाव तो हैरेस करो। बहुत सारे अन्य भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं और एक समाज के लिए जो हितकारी विषय रहते हैं उस पर अपनी वो सूचना का अधिकार लगाते हैं और उनके बारे में कोई इस तरह की शिकायत आती भी नहीं है कि किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या अन्यथा सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी परेशान हो रहे हो। इस व्यक्ति विशेष के खिलाफ ऐसी बहुत सभी डिपार्टमेंट एक साथ बोले, चूँकि टीएल मीटिंग थी, लगभग 40-50 डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, उसमें कई लोगों ने बोला कि हमारे डिपार्टमेंट इशू है इस व्यक्ति की वजह से। तो हमने बोला है कि उसमें 2 डिपार्टमेंट को ही बोला है अभी तो कि 2 डिपार्टमेंट अभी इसमें एडीएम मेडिकल जांच करेंगे इसमें और उससे रिपोर्ट लेंगे। और ये एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आता है और इसमें एक्सटॉर्शन की धारा के तहत एफआईआर रजिस्टर करने का बोला है। और इस तरह के लोग जो इस तरह की जो राज्य शासन या केंद्र सरकार ने एक आम नागरिक को एक अधिकार दिए हुए हैं उसके राइट्स के तहत वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, अगर इस तरह से दुरुपयोग करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति तो ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं कि आरटीआई का अधिकार आम जनता के लिए है, आम जनता का ये हथियार है, लेकिन क्या इस हथियार का गलत उपयोग हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर आरटीआई का महत्व है क्या है आरटीआई की विशेष बातें और आखिर क्यों इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आखिर इसे किस तरीके से बचा जा सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त आत्मदीप, जो कि पूर्व सूचना आयुक्त हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही कैलाश शून्य
लिया जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और राजेंद्र गुप्ता जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजेंद्र जी, आपके पास चलते हैं। बड़ी बात यह है सर कि देखिए, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई एक आम आदमी का हथियार है, ये जानने का अधिकार है आम जनता को, जब 2005 में ये कानून लेकर आया गया कि आखिर आपका पैसा सरकार कहां इस्तेमाल कर रही है, विभाग कहां इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा अमाउंट कहां खर्च हो रहा है, क्या वो सही है या गलत। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अंत में जाकर एक मुद्दा ऐसा सामने आ गया है जिसका समाधान करना बहुत जरूरी है। अब ब्लैकमेलिंग हो रही है सर आरटीआई के तहत। सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर आरटीआई एक्ट लागू किया है, उस एक्ट के तहत ये प्रतिबंधित नहीं है कि कोई बंदा लिमिटेड आवेदन लगाएगा। आवेदन लगा रहा है, ये जरूर है आवेदक को ये सोच के लगाना चाहिए कि वो जानकारी क्या चाहता है, उस जानकारी की स्पष्ट उसमें उल्लेख हो। मतलब आवेदन की संख्या के आधार पर अगर ये बोला जाए कि वो ब्लैकमेल कर रहा है तो ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उसने आवेदन ज्यादा लगाए हैं और जिससे संबंधित जानकारी मांगी है तो अधिकारियों को वो जानकारी सार्वजनिक कर देना चाहिए, अपने पोर्टल पे या वेबसाइट पे डाल देनी चाहिए। और आवेदन भर लगा देने से ये नहीं होता है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो आरटीआई एक्ट का उद्देश्य ये था कि पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार रुके। तो अगर आवेदन लगा के कोई खुलासे हो रहे हैं या भ्रष्टाचार की जानकारी मांगी जा रही है या अधिकारियों की मनमानी की जानकारी मांगी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है कि सभी को उस कैटेगरी में देखा जाए और इस तरह के आरोप उस पर लगा दिए जाए। जिन अधिकारियों ने ये कहा है कि जो भी बंदा आवेदन लगाकर उनको तनाव दे रहा है, तो आवेदन लगाना तनाव देना ये बड़ा विरोधाभासी चीजें हैं। आवेदन लगाना अगर उनको तनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी भ्रष्ट है या गलत है, तभी उनको तनाव हो रहा, नहीं तो वो जानकारी सार्वजनिक कर दे तो मामला वही पटाक्षेप हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आरटीआई एक्ट का उद्देश्य को लेकर आरटीआई एक्ट लागू किया गया था, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति आरटीआई आवेदन अधिक लगाने से वो डाइवर्ट हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर जिस आवेदक ने आवेदन गलत लगाए हैं उसका इंटेंशन गलत कैसे है। आजकल रिकॉर्डिंग होती है तो उसने किस तरह से अधिकारियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। अगर आवेदन भर लगा देना अधिकारियों को तनाव दे रहा है तो निश्चित नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सिर्फ आवेदन करने से ही अगर अधिकारियों में वो तनाव की स्थिति पैदा होती है तो इसका मतलब साफ है कि वो अधिकारी या फिर वो विभाग में कहीं ना कहीं कुछ गलत है। लेकिन बड़ी बात यह है कैलाश जी कि अगर इंफॉर्मेशन हमने दे दी, मान लीजिए किसी शख्स ने आरटीआई दाखिल किया और उसके बाद उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो इंफॉर्मेशन वो जाए थाने में दें या फिर वो किसी अधिकारी को बताएं जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो ब्लैकमेल करेंगे, अधिकारी भी जिसके खिलाफ आरटीआई दाखिल किया गया वो पहले से भ्रष्ट है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त हो जाएंगे। और जो याचिकाकर्ता जिन्होंने आरटीआई दाखिल की है, अगर वो ब्लैकमेल करेंगे तो ऐसा ही खेल चलता रहेगा। सर, इस बारे में मेरा यह अभिमत है जी कि राइट टू इंफॉर्मेशन बनाने के पीछे मेरा यह अभिमत है इस मामले में। जी बोलिए। कि राइट टू इंफॉर्मेशन जब अस्तित्व में आया 12 अक्टूबर 2005 को, तो उसके पीछे उसके कुछ उद्देश्य थे कि सरकारी कामकाज की पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर अंकुश, इन मुद्दों को लेकर सूचना का अधिकार अस्तित्व में आया। अब जहां तक आपका सवाल है कि यदि राइट टू इंफॉर्मेशन की आड़ में यदि कोई व्यक्ति ब्लैकमेलिंग करता है तो निसंदेह वो कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति से ब्लैकमेलिंग करे। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो मूल मंत्र है वो मात्र यह है कि जन सरोकार के मुद्दे उठाना, पब्लिक के मुद्दे उठाना। यदि सरकारी कामकाज में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वो अपना कार्य करे। राइट टू इंफॉर्मेशन जब किसी कार्यालय में लगाया जाता, मैं थोड़ा सा इस पे संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो कहना चाहिए, जो उसकी व्यवस्था है सरकारी कामकाज में, वो 3 स्टेप में चलती है।
पहली स्टेप होती है लोक सूचना अधिकारी। ये जिस भी कार्यालय में आवेदन पेश किया जाता है और जिसका निपटारा संबंधित अधिकारी कहता है उसको हम लोक सूचना अधिकारी या पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं। वह धारा 6(1) का आवेदन कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का उस कार्यालय में अपना आवेदन दे सकता है। उस स्थिति में वो सरकारी उस अधिकारी के संपर्क में आता है, पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज ये होती है कि यदि वहां से वो असंतुष्ट हुआ तो वो अपनी एक अपील करता है। सूचना का अधिकारी अधिनियम 19(2) के तहत उसको एक अधिकार मिला है कि वो अपनी प्रथम अपील भी कर सकता है। तो ये अपील की जो सुनवाई होती है ये भी सरकारी कार्यालय में ही होती है। तो ये दो बड़ी स्टेप होती है जहां व्यक्ति सरकारी अधिकारियों के संपर्क में आता है, उनसे बातचीत करता है, उनके समक्ष अपनी तर्क रखता है कि अपील वाले मामला है। तो अब चूंकि इंदौर के घटनाक्रम की बात इस परीक्षा में यदि की जाए तो सूचना के अधिकार में व्यक्ति को ये कतई अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी से अभद्रता, किसी अधिकारी से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करे। शालीनता का परिचय उसे देना होगा। यदि वो व्यक्ति इस तरह के अभद्रता करता है, शालीनता से पेश नहीं आता है, तो निसंदेह ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सोचनीय प्रश्न है। बिल्कुल, देखिए सोचना पड़ेगा। आरटीआई लाने का मतलब ही यही था कि करप्शन खत्म हो और हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन अगर आम जनता ही इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो करप्शन और बढ़ेगा और जो ट्रांसपेरेंसी जो थोड़ी बहुत आई भी है वो खत्म हो जाएगी। आत्मदीप जी के पास चलते हैं, थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे और क्लियर करेंगे। सर, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर कोई शख्स आरटीआई दाखिल करता है तो उसे ये चीज बताने की जरूरत नहीं कि मुझे आपकी जानकारी क्यों चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी है, क्या इसमें बदलाव होने की जरूरत है कि अगर कोई शख्स आरटीआई दाखिल कर रहा है तो वो उसमें यह भी मेंशन करे कि आखिर इस जानकारी का मैं क्या करूंगा? आत्मदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, हमारी संसद द्वारा सूचना के अधिकार के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत भारत के हर नागरिक के हाथ में, और जैसा सारे अधिकारों के बारे में जो संविधान में हमें मूल अधिकार दिए हैं या मानवाधिकार है, सूचना का अधिकार है, इनमें से कोई भी अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, कोई भी अधिकार असीम नहीं है, निर्बंध नहीं है, असीमित नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। हर अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हैं, दायित्व जुड़े हैं, कुछ नियम शर्तें जुड़ी हैं जी, उनके तहत ही अधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जी, आप अपने मन की बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का ये अपमानजनक या गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। ये मर्यादा है उस अधिकार। इसी तरह सूचना के अधिकार के बारे में यह अधिकार सबको स्पष्ट समझना चाहिए कि बहुत सद्भावित प्रयोजन के लिए दिया गया है, पूर्ण कार्यों के लिए बिल्कुल नहीं। ये लोकहित में इस्तेमाल के लिए अधिकार दिया गया है, किसी से बोनस निकालने के लिए, अदावत या कोई अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, अनुचित रूप से लाभ लेने के लिए नहीं दिया गया है। ये सबसे पहले इस पवित्र अधिकार की, इस पवित्रता की, गरिमा की, मर्यादा की रक्षा करना हर उस आदमी का दायित्व है जो सूचना के अधिकार का उपयोग करता है। अब यहाँ मुद्दा है संजय मिश्रा के खिलाफ जो भी इंदौर कलेक्टर द्वारा एफआईआर और उनके संपत्ति वगैरह की जांच करने को किया गया है। ये तो जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। हमें उस प्रकरण की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसके पक्ष विपक्ष में स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है जी। लेकिन हमें इंदौर के ही जो सद्भाविक आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिनको हम जानते हैं अच्छे से, उन्होंने हमें बताया कि ये महाशय जिनके खिलाफ आदेश किया गया है, जिला पंचायत ने प्रथम अपील की सुनवाई में उन सद्भाविक उपयोगकर्ताओं ने अपने सामने देखा कि किस तरह अधिकारियों के साथ तड़ाक से अभद्रता पूर्वक पेश आ रहे थे। इससे एक प्रवृत्ति का हमें संकेत मिलता है किसी व्यक्ति के। आप और हम कहीं भी हमारे मतभेद होंगे, विवाद हो सकते हैं, तो हम शिष्टता से बात करेंगे, कानूनी तरीके से बात करेंगे। मान लीजिए अधिकारी जानकारी नहीं दी, जैसा कैलाश जी सनोलिया ने बताया, तो आप प्रथम अपील करेंगे, प्रथम अपील में न्याय नहीं मिला तो द्वितीय अपील करेंगे, और फिर भी न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट में रिट करेंगे। ये कानून सम्मत रास्ता
ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं है विधि की मर्यादा के हिसाब। खैर, बुनियादी मुद्दा है सूचना के अधिकार का दुरुपयोग और सदुपयोग। हमने सूचना आयुक्त रहते हुए हमारी कोर्ट में जितने भी हजारों केस आए मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों पे, इंदौर के भी, उन सब में ये पाया कि बड़ी संख्या में लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए। और ये बात हम ही नहीं, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग आरटीआई से जुड़े मामलों में फैसले देते हुए कह चुका है। और दूसरी बात, इस श्रेणी में ज्यादातर ब्लैकमेलिंग की में अव्वल तो कोई किसी को ब्लैकमेल करता है तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करा देना चाहिए ब्लैकमेलर की। यहाँ जो बार बार एक बात कही जाती है कि ब्लैकमेल वही हो सकता है जो गलत आदमी है, भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं, जो सूचना आयोग में हमारे सामने अकेले आई, अच्छे आदमी को भी ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है, उसको परेशान करके कि आपको अपना पिंड छुड़ाना है तो ये हमारी मांग पूरी करें। और ये अनुचित दबाव बनाना केवल अधिकारियों पर नहीं, हम खुद इसके भुक्तभोगी। हम सूचना आयुक्त के जैसे महत्वपूर्ण पद पे थे जो मुख्य सचिव के बराबर है, हाईकोर्ट जज के बराबर का पद है, और एक भोपाल के बहुत बड़े अपने आप को कहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता, वो तो आरटीआई कार्यकर्ता की पदवी कोई किसी को देता नहीं, कोई संस्था नहीं ऐसी जिसकी पदवी की मान्यता हो कि ये आरटीआई कार्यकर्ता है, ये नहीं है। लेकिन व्यवहार में है कि जो भी लगातार आरटीआई लगाने का काम करता है वो अपने नाम के साथ आरटीआई कार्यकर्ता लिखता है, जबकि आरटीआई लगाने का अधिकार हर नागरिक को है। तो इसमें कोई आरटीआई कार्यकर्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत विशेषज्ञ, लेकिन सोचिए, देखिए आपने खुद कहा कि मैं भुक्तभोगी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो माहौल और वो प्रेशर भी आपने समझा होगा। एक आरटीआई के भोपाल के स्वयंभू कार्यकर्ता वो चाहते थे कि उनकी अपीलों पे हम उनके पक्ष में फैसला करें, मतलब सजा सुनाए अधिकारियों, ताकि उनकी मंशा पूरी हो सके। ठीक है, क्योंकि सजा का आधार नहीं था तो हमने दंड नहीं सुनाया। तो उन्होंने हमारे खिलाफ लगातार आरटीआई लगाना शुरू करे, इनका फोन बिल, इनकी गाड़ी की लागत, इनका मेडिकल फलाना ठिकाना। और यही नहीं, परेशान करने के लिए ऐसा भी कहा कि आत्मदीप्त सूचना द्वारा अभी तक जितने भी आदेश दिए गए उन सबकी प्रतियां चाहिए। अब वो करीब 5000 हमारे फैसले, सबकी हमने, हमारे पास केवल एक रीडर और एक पीए था। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आत्मदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, और यही आज का मुद्दा भी है कि अगर ऐसे ही लगातार अगर तमाम अधिकारियों को परेशान किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। राजेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। सर, कोई तो समाधान होगा, कोई सॉल्यूशन होगा कि आखिर इसे रोका जाए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये देखिए कि आत्मदीप सर ने जो बोला है, इंटेंशनली कोई करना और मनमानी कुछ भी आरटीआई लगाना निश्चित रूप से ये गलत संदेश देता है। पर कहीं तकनीकी रूप से मांगी गई जानकारी और उसमें आवेदन की संख्या को लेकर अगर ये कहा जाए कि आरटीआई एक्टिविस्ट गलत है तो ये बहुत गलत बात है। फिर आरटीआई एक्ट के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती है और इसका मायने खत्म हो जाता है और इस तरह से फिर लोगों में भय बनता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आत्मदीप जी ने कहा है कि इंटेंशनली और पर्सनलाइज होकर जो लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है सचिन जी कि अगर किसी आवेदक ने कोई जानकारी मांगी है, वैसे भी शासन के नियम है और कई आदेश मैंने देखे उसका अधिकारी भी पालन नहीं करते हैं। जैसे एक अधिकारी को अपने नाम सहित अपने आवेदन पे या आदेश पे सारी जो भी पत्र है उस पे नाम लिखना, पर आज भी नहीं लिखते। पुलिस विभाग में एक जांच का उन्होंने स्टेप तय कर रखी कि अगर टीआई के अगेंस्ट कोई शिकायत है तो उसकी जांच एसपी स्वयं करेंगे, पर टीआई खुद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम में सुधार को लेके हमको ये मानना चाहिए और क्लियर गाइडलाइन ये तय करना चाहिए कि अगर किसी विषय को लेकर तथ्यात्मक जानकारी मांगी है तो वो अधिकारियों को स्वयं आगे रहकर उसको सार्वजनिक कर देनी चाहिए। तो ये बातें यहाँ तक आएगी भी नहीं कि कोई ब्लैकमेल हो रहा है या किया जा रहा है। तो ब्लैकमेल होने या नहीं होने की स्थिति पे जैसे आत्मदीप ने भी कहा कि गलत नहीं होते तो भी हो जाते, तो आप दबाव में तब आते हैं कि अगर कोई आवेदन एप्लीकेशन किसी ने मुंह की है तो आप उसकी जानकारी तुरंत दे दें। आप उसको प्रथम अपील, सेकंड अपील पे जाने की नौबत ही क्यों आती? अधिकारी जवाब भी नहीं देते। कई आवेदन ऐसे हैं। आप ये बताइए कि अपराधियों के अपराध की जानकारी, जो अपराधी है जो किसी से डरते नहीं है, तो क्या कोई एक्टिविस्ट अपराधियों की जानकारी, अपराधों के रिकॉर्ड की जानकारी मांग के अपराधियों को ब्लैकमेल करने जा रहा है क्या?
या किसी भ्रष्टाचार से संबंधित, किसी अनियमितता से संबंधित, किसी मनमानी से संबंधित अगर अधिकारी मनमाने आदेश जारी करते हैं, उसकी जानकारी मांगना ब्लैकमेल है और तनाव देना है, तो निश्चित रूप से ये तनाव तभी आता है जब वो गलत होते हैं। अगर गलत आप नहीं है तो किसी भी रूप का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल की कॉपी मांगी हो, इसकी कॉपी मांगी है, जो मांगी आप दे दीजिए ना सार्वजनिक। अगर सरकार का पैसा जो जनता के टैक्स से उसका भुगतान किया गया है तो उस कागज को देने में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं डाउट आप क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं आप संदेह पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, या कहीं ना कहीं अपने बचाव में आप इस चीज को बोलते हैं कि वो इतने आवेदन लगा दिए। अरे बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, देखिए सही समय पर कर दीजिए, सही समय पर सही जानकारी देना, सही समय पर सही जानकारी देना और इसके अलावा सही कार्रवाई करना, यही तमाम अधिकारियों का दायित्व होना चाहिए और अपने अपने दायित्व का निर्वहन भी सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर आरटीआई दाखिल कर दी जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। लेकिन कैलाश जी, सवाल सीधा आपसे यह है कि क्या आरटीआई की प्रतिक्रिया में क्या कोई बदलाव होना चाहिए? सर, जहां तक मैं समझ रहा हूं आज की इस बहस को, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में अपना धारा 6 का जो आवेदन प्रस्तुत करता है, उस आवेदन को देखने के बाद ही, उस आवेदन को पढ़ने के बाद ही उसका नेचर ये पता पड़ जाता है कि उस व्यक्ति जो आरटीआई मांग रहा है उसका मकसद क्या है। यदि उस आरटीआई में कोई जन सरोकार के मुद्दे हैं, कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कोई पारदर्शिता के मुद्दे हैं, तो निसंदेह कहीं न कहीं उसकी आरटीआई बहुत उपयुक्त है। लेकिन उस आरटीआई में कहीं न कहीं इस तरह की बातें आ रही है कि किसी अधिकारी को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। निसंदेह इसका मूल मंत्र भी यही है कि यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो जानकारी मांगेगा, लेकिन उसका मकसद यदि गलत है कि उस संबंधित अधिकारी को मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा, तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूं कि ऐसे लोगों पे जो भी यदि ब्लैकमेलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ निसंदेह कार्रवाई होना चाहिए। मुझे याद है कि आत्मदी साहब जब सूचना आयुक्त थे तब उन्होंने कुछ लोगों को अपने अदालत में चिन्हित कर रखा था। चिन्हित का ऐसा ये नहीं कोई उनको कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, लेकिन एक मोटा मोटा नॉलेज उनकी जानकारी में ये था कि ये लोग इस प्रवृत्ति के हैं कि जो कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित किया था। अब जहां तक बात आ रही है कि इसमें कुछ सुधार की, तो निसंदेह मेरा तो यही मत है कि यदि सरकार में कहीं गिने चुने लोग यदि कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो निसंदेह इसमें कहीं कहीं सुधार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी कहीं ना कहीं पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक सवाल किया था कि मेरी जानकारी के अनुसार ये मुझे समझ में आया कि जो आरटीआई दाखिल कर रहा है उसमें ये चीज मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर मुझे ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। और अभी कैलाश जी ने भी इस बात पर जोर दिया कि नहीं, हमें ये बताना होगा कि आखिर हम इस जानकारी को क्या करेंगे। अगर ये बदलाव होंगे तो क्या अंत में जाकर जो ये ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला बढ़ा है क्या ये कम हो पाएगा? सचिन जी, देखिए आरटी एक्ट जो है या कानून, जो भी कानून है, एक्ट है, सरकार ने बनाया है और एक्ट के प्रावधान को लेकर, जैसे मैं तो बोलूंगा यहाँ वरिष्ठ जन बैठे हैं, ये रिटर्न में जैसे मैं सुझाव भेजता हूँ, सुझाव देते हैं, लोकपाल बिल में दिया, कॉलेजियम सिस्टम में सुधार को दिया, आर्मी अकाउंट, ऐसे सुझाव सरकार को भेजे जाए। जैसे हम अगर किसी से उम्मीद कर रहे हैं तो हम भी हमारी जिम्मेदारी निभाएं और हम सरकार को सुझाव भेजें कि एक्ट में ये परिवर्तन किए जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 2005 के बाद परिवर्तन नहीं हुए, कई परिवर्तन हुए हैं। अगर सिर्फ इसलिए उसमें यह है कि हम अगर उद्देश्य नहीं बताने का प्रावधान एक्ट में है, अब उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो हर कोई यही बताएगा कि हम इसमें भ्रष्टाचार हुई, अनियमितता हुई है या मनमानी हुई है, इसलिए हम ये जानकारी चाहते हैं। तो मूल सवाल ये उठता है, जिस पारदर्शिता को लेकर एक्ट लागू किया गया है, तो सबसे बढ़िया चीजें, इन समस्याओं का समाधान यही है कि सारे सार्वजनिक डॉक्यूमेंट मतलब सारे शासकीय डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो आरटीआई लगाने की जरूरत भी नहीं। अभी मुझे कल ही एक आरबीआई से एक जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैलाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि आरटीआई दाखिल करने का जो अधिकार है वो आम नागरिक का है, आम नागरिक के लिए हथियार है। लेकिन इन हथियारों का अगर गलत प्रयोग होगा, अगर गलत इस्तेमाल होगा, तो कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करने की और बदलाव लाने की जरूरत है। एक ब्रेक।